नमस्कार साथियों, NIOS के कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आज हम इसी प्रोग्राम से संबंधित जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट यूनिट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसकी हम बात करेंगे। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो मनुष्य से संबंधित है, इसके लिए क्यों आवश्यक है ये तो आप जानते ही हैं। जब भी कोई भी हम चिकित्सा पद्धति में हम काम करते हैं तो सबसे पहले उस चिकित्सा से संबंधित जिनका हमें इलाज करना है उनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। इस यूनिट में ख़ास तौर से मनुष्य का शरीर कैसे बना है, कौन कौन से ऊतक और अंग के तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि पूरी ह्यूमन बॉडी के संदर्भ में बताते हैं। और मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए सारे सिस्टम्स, हमारी बॉडी पूरी तरह से ठीक रहनी चाहिए, सारे सिस्टम्स ठीक से काम करने चाहिए, तभी हम अपने आप को सही रूप से स्वस्थ कह सकते हैं। तो ये जानना वास्तव में हमें ज़रूरी है कि हमारे शरीर में ये जो अंग हैं ये कैसे काम करते हैं, कौन कौन से अंग काम करते हैं, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। इस यूनिट के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निधि गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर जो मथुरा से आयुर्वेदिक कॉलेज से संबंधित रखती हैं। साथ ही फिजिशियन भी हैं आप, और आपको ये बहुत अच्छी तरह से जो हमारा ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उस पार्ट को पूरा कराएंगी। मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसके बारे में आप इनको टीचिंग करेंगे। नमस्कार शिक्षार्थियों, जैसा कि सर ने बताया कि आज हम मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो सर ने बता ही दिया है कि हमें ये जानना क्यों आवश्यक है कि मानव शरीर की रचना कैसे हुई है, कैसे बना है और इसमें कैसे कैसे क्रियाएं होती हैं, ताकि हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसको हम अच्छे से जान सकें और अच्छे से हम अपना काम कर सकें। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि मानव शरीर क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि मानव शरीर विभिन्न संरचनात्मक स्तरों का एक जटिल संगठन है, जिसका आरंभ परमाणुओं, अणुओं एवं यौगिकों से होता है तथा कोशिकाएं, ऊतक, अंग एवं संस्थान या तंत्र परस्पर मिलकर संपूर्ण मानव शरीर का निर्माण करते हैं। मानव शरीर को जानने के लिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से शरीर रचना तथा शरीर क्रिया के विषय में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं मानव शरीर। हमारा शरीर कोशिकाएं, ऊतक, अस्थियां, पेशियां, तंत्रिकाएं, त्वचा तथा आंतरिक अंग यथा हृदय, यकृत जैसे लीवर, फेफड़े आदि से मिलकर बना है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों की प्राकृतिक रचना अर्थात मानव शरीर रचना तथा उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे शरीर रचना या एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि इस परिभाषा से हम जान पा रहे हैं कि विभिन्न अंग प्रत्यंग की प्राकृतिक रचना अर्थात वो कैसे बने हैं शरीर में, उनकी बनावट कैसे है, उनके विभिन्न अंगों के साथ में संबंध कैसे हैं, इसका अध्ययन किया जाता है, उसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों की प्राकृतिक क्रिया अर्थात शरीर में मौजूद भिन्न भिन्न अंगों एवं तंत्रों के कार्यों तथा होने वाली क्रियाओं का वर्णन किया जाता है, उसे शरीर क्रिया विज्ञान अर्थात फिजियोलॉजी कहते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शरीर में संपन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य या किसी अन्य प्राणी पादप के शरीर में मौजूद भिन्न भिन्न अंगों एवं तंत्रों अर्थात सिस्टम्स के कार्यों और उनके कार्यों के होने के कारणों के साथ साथ उनसे संबंधित चिकित्सा विज्ञान के नियमों का भी ज्ञान दिया जाता है। उदाहरण के लिए कान सुनने का कार्य करते हैं और आंखें देखने का कार्य करती हैं, लेकिन शरीर क्रिया विज्ञान सुनने और देखने के संबंध में यह ज्ञान कराती है कि ध्वनि कान के पर्दे पर किस प्रकार पहुंचती है और प्रकाश की किरणें आंखों के लेंसों पर पड़ते हुए किस प्रकार वस्तु की छवि मस्तिष्क तक पहुंचाती है।
इसी प्रकार मनुष्य जो भोजन करता है उसका पाचन किस प्रकार होता है, पाचन के अंत में उसका आंतों की भित्तियों से अवशोषण किस प्रकार होता है, ये सब हम शरीर क्रिया विज्ञान के माध्यम से जानते हैं। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं से इकाइयों से बना है। इन इकाइयों को कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिका शरीर का एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। यह शरीर की एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलने की क्षमता रखती है। कोशिका की रचना के अंदर कई एक सम्मिलित अंग आते हैं जिनके सामूहिक रूप को हम कोशिका कहते हैं। कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, लेकिन कुछ रचनात्मक विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं। तो आइए इन विशिष्ट रचनात्मक गुणों तथा मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए शरीर की इस लघुत्तम इकाई कोशिका का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बात करी कोशिका मानव शरीर की लघुत्तम मूलभूत संरचनात्मक स्ट्रक्चरल व क्रियात्मक फंक्शनल इकाई है। मानव कोशिका का निर्माण अंदर से बाहर की ओर 3 भागों में होता है। सबसे पहले अंदर की तरफ केंद्रक जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके बाद कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तीसरा है कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि सबसे भीतर वाला पार्ट जो है जिसे हम केंद्रक बोलते हैं वह है, उसके बीच में साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है जिसमें विभिन्न इसके अंग पड़े हुए हैं, जैसे लाइसोसोम है, गोल्जी एपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब साइटोप्लाज्म में रहते हैं और इसके बाहरी कवर को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब आइए इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। केंद्रक जैसे न्यूक्लियस है, इसको लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर शरीर की सारी कोशिकाओं के बीच वाले भाग में एक गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। यह कोशिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कंकालीय पेशी और कुछ दूसरी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होता है तथा यह कोशिका कला के समान दोहरी परत वाली मेम्ब्रेन से चारों ओर से घिरा रहता है जिसे हम केंद्रक कला या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में सूत्रवत रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम में दानेदार संरचना समाविष्ट होती है जिसे जीन कहते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रक के अलावा कोशिका के अंदर के पूरे भाग को कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह अर्धघन अर्थात सेमी सॉलिड होता है। कोशिका का जीवन इसी साइटोप्लाज्म पर ही आश्रित रहता है और इसी पर कोशिका की समस्त मूलभूत जीवन क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि, मेटाबॉलिज्म आदि निर्भर करते हैं। जैसा कि आप कोशिका के चित्र में देख सकते हैं, देखा है हमने कि इसी में कोशिका के अंगक और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। कोशिका झिल्ली यह एक बाहरी पतला आवरण है जो कोशिका द्रव्य के चारों ओर विद्यमान होता है। यह वसा, प्रोटीन तथा लवणों की 2 परत वाली झिल्ली है। कोशिका कला से ही समस्त कोशिकाओं को सहारा मिलता है तथा कोशिका का एक अलग अस्तित्व बना रहता है। कोशिका कला बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है। इससे ही कोशिका रक्त से पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करती है तथा अनावश्यक पदार्थों का बाहर निकालती है। कोशिका कला कोशिका के अंदर बाहर आने जाने वाले पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज आदि पर नियंत्रण रखती है तथा इस प्रकार यह साइटोप्लाज्म की रासायनिक संरचना को बनाए रखने में सहायक होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक बहुकोशीय अर्थात मल्टीसेलुलर प्राणी है। रचना तथा कार्य में कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं, ये तो हमने अभी जाना है। और एक प्रकार की कोशिकाएं एक ही प्रकार के कार्य करती हैं और एक ही वर्ग के ऊतकों जैसे हड्डी, उपस्थि, पेशी आदि का निर्माण करती हैं। हर ऊतक का अपना एक खास कार्य होता है। कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करते समय आपस में एक दूसरे से विशेष पदार्थ के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस पदार्थ को अंतराकोशिकी द्रव्य इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। बहुत से ऊतक मिलकर शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं जैसे आमाशय, गुर्दे, मस्तिष्क आदि। तो आइए जानते हैं कि ऊतक क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य क्या हैं। ऊतक समान गुणों वाली एक ही आकार की तथा एक विशिष्ट क्रिया या कार्य को करने वाले अनेक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे हमने अभी पीछे जाना कि कोशिकाएं जो है
एक समान गुण वाली होती हैं, अलग अलग कार्य को करती हैं। तो जो कोशिकाएं समान गुण वाली हैं, एक जैसे गुणों वाली हैं, एक ही आकार की हैं और एक ही विशिष्ट क्रिया को करती हैं, उनके समूह को हम ऊतक कहते हैं। इन्हें मुख्यतः 4 समूहों में विभाजित किया गया है। उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, चौथा है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। आप चित्र के माध्यम से इनको देख सकते हैं कि ये कैसे दिख रहे हैं, ये कैसे होते हैं। आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं उपकला ऊतक के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू यह शरीर के भीतरी तथा बाहरी आवरण का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारी त्वचा है वह उपकला ऊतक से बनी होती है और अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वह भी उपकला ऊतक से बनी होती है। ये ऊतक अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, स्राव, सिक्रीशन, रक्षा, प्रोटेक्शन और उत्सर्जन, एक्सक्रीशन का कार्य करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि उपकला ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। सरल घनाकार उपकला है, सरल शल्की उपकला है, सरल स्तंभाकार उपकला है, मिश्रित स्तरित शल्की उपकला है। अब जानते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। यह विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है, अर्थात संयोजन प्रदान करता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए रक्त, जिसे हम ब्लड कहते हैं, अस्थि, बोन्स, उपास्थि, कार्टिलेज, वसीय ऊतक, एडिपोज। इनका कार्य है अंगों को आच्छादित करना, उन्हें सही स्थान पर रखना तथा शरीर को एक ढांचा प्रदान करना। आप चित्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक देख सकते हैं, जिसमें एरियोलर टिश्यू है, हाइलन कार्टिलेज है, अस्थि का टिश्यू है, वसीय ऊतक जिसे एडिपोज है और ब्लड का दिखाया गया है। पेशी ऊतक, जिसे हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, यह शरीर की गति में सहायक होते हैं और इनकी कोशिकाएं संकुचित हो सकती हैं, अर्थात ये छोटी बड़ी हो सकती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं, हृदपेशी, कार्डियक मसल्स, ऐच्छिक जिन्हें हम रेखीय ऊतक भी कहते हैं, वॉलेंट्री इंग्लिश में हम बोलते हैं, अनैच्छिक या अरेखीय इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं अरेखीय पेशी ऊतक जो है अनैच्छिक नियंत्रण वाली होती हैं, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इनको अनैच्छिक बोलते हैं। दूसरा हृदपेशी ऊतक है जो हृदय में ही पाए जाती हैं और इन पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए इनको अनैच्छिक नियंत्रण का कहा जाता है। तीसरा है रेखीय ऊतक, जिस पे कि हमारा नियंत्रण रहता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ऐच्छिक ऊतक। अब जानते हैं तंत्रिका ऊतक अर्थात नर्वस टिश्यू के बारे में। यह एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो संदेशों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन तथा उनके प्रवर्धित तंतुओं नर्व फाइबर से मिलकर बनते हैं। यही तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक तथा रचनात्मक इकाई होती है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है और इसके विभिन्न ध्रुमिका फाइबर्स निकले हुए हैं। इसके अंदर तंत्रिकाक्ष हैं और अंतिम सिरा है जो दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ा होता है। आइए अब जानते हैं कि मानव शरीर का संगठन कैसे है, अर्थात ये कैसे बना है, इसमें क्या क्या अंग पाए जाते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर हैं। मानव शरीर में एक धुरीय या अक्षीय भाग जिसे हम एक्सियल बोलते हैं तथा उपांगीय अपेंडिकुलर भाग होते हैं। धुरीय भाग में सिर, गर्दन तथा धड़, जबकि उपांगीय भाग में ऊपरी व निचले अंग शामिल होते हैं। इस प्रकार मानव शरीर को हम 6 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ऊर्ध्व शाखाएं जिन्हें हम अपर एक्सट्रीमिटीज़ बोलते हैं 2 होती हैं, एक एक दोनों साइड में। अधा शाखाएं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ये भी 2 हैं। सिर, गर्दन तथा चेहरा 1, धड़ ट्रंक 1। ऊर्ध्व तथा अधा शाखाएं धड़ के ऊपरी तथा निचले सिरों पर ऊर्ध्व तथा अधा शाखाओं के जोड़े अर्थात पेयर्स हैं। ऊर्ध्व शाखा में पीछे की ओर 2 अंशफलक स्कैपुला जुड़े हुए हैं। सामने की ओर अक्षास्थि क्लेविकल है जो मध्य में उरहा फलक स्टर्नम से मिली हुई है। इसका ऊपरी भाग बाहु आर्म और निचला भाग अग्रबाहु फोर आर्म कहा जाता है। अधा शाखा के ऊपरी भाग को उरु थाई कहते हैं, जिसमें एक उर्वस्थि फीमर होती है जो श्रोणी की अस्थियों से जुड़ी होती है। नीचे के भाग में 2 अस्थियां जंघास्थि टिबिया और अनुजंघास्थि फेबुला होती है। सिर, इसकी अस्थियां कपाल अर्थात स्कल का निर्माण करती हैं। इसी में मस्तिष्क रहता है। कपाल के नीचे का भाग चेहरा कहा जाता है। इसके मुख्य भाग
आँख, नाक, कान, मुख और ठोड़ी हैं। गर्दन, जिसे हम नेक कहते हैं, इसमें मेरुदंड वर्टिबल कॉलम का ग्रैव भाग सर्वाइकल पार्ट आता है। गर्दन से पेशियां, सिराएं, कंठ, लैरिंक्स जिसे हम कहते हैं, श्वास नली, ट्रैकिया, ग्रास नली, ईसोफेगस आदि वक्ष में आते हैं। धड़, यह शरीर का सबसे बड़ा और बीच का भाग है। इसमें सभी बड़े बड़े अंग स्थित हैं। यह एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान है जिसे गुहा अर्थात कैविटी कहा जाता है। यह 3 भागों में विभक्त किया जाता है: वक्ष गुहा थोरैसिक कैविटी, उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी, श्रोणि गुहा पेल्विक कैविटी। सबसे पहले जानते हैं वक्ष गुहा के बारे में। वक्ष गुहा थोरैसिक कैविटी, यह वक्ष गुहा पसलियों, रिब्स और उनसे संलग्न पेशियों से बनी है। यहाँ हृदय, फेफड़े, श्वास नली, ग्रास नली तथा थाइमस ग्रंथि स्थित हैं। वक्ष और उदर गुहा को एक मांसपेशीय स्नायु डायफ्राम पृथक करती है। उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी, वक्ष के नीचे की गुहा को उदर गुहा कहते हैं। यह वक्ष की अपेक्षा बड़ी होती है। यह डायफ्राम से प्रारंभ होकर नीचे श्रोणि प्रवेशिका पेल्विक इनलेट तक होती है। यहाँ अमाशय, आंतें, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, पैंक्रियाज, प्लीहा, गुर्दे आदि अंग होते हैं। श्रोणि गुहा पेल्विक कैविटी, यह चारों ओर से श्रोणि अस्थियों से घिरा है। इसमें छोटी आंत की कुंडलियाँ, बड़ी आंत के अंतिम भाग, वक्र, हृदयहंत्र तथा मलाशय, मूत्राशय तथा आंतरिक जननेंद्रिया जैसे महिलाओं में गर्भाशय समाविष्ट हैं। आइए अब जानते हैं इन अंग और अंग संस्थान अर्थात ऑर्गन एंड सिस्टम के बारे में। अंग एक विशिष्ट ऊतकों का समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को निष्पादित करते हैं, जैसे हृदय, यकृत, गुर्दा आदि। एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने वाले अंगों के समूह को संस्थान या तंत्र कहते हैं। शरीर की प्रत्येक क्रिया के लिए विशिष्ट तंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने पहले जाना था कि विभिन्न प्रकार की समान गुणों वाली विशिष्ट कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वह एक ऊतक का निर्माण करती हैं। तो उसी प्रकार विशिष्ट ऊतकों का समूह एक अंग का निर्माण करते हैं जो कि एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को निष्पादित करते हैं। जैसे हृदय है, यह सर्कुलेशन का कार्य करता है। यकृत है, यह पाचन में सहायता करता है। गुर्दा है, एक्सक्रीशन का कार्य करता है। यूरिन फॉर्मेशन का कार्य गुर्दे का होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब विशिष्ट ऊतकों का समूह है उसे हम अंग कहते हैं। इसलिए जब एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने वाले अंगों का समूह जब इकट्ठा होता है, जब समूह बनता है, तो उसे हम संस्थान या तंत्र कहते हैं, जिसमें विशिष्ट क्रिया करने वाले अंग विभिन्न अंग एक साथ कार्य करते हैं। हमारे शरीर में 10 विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं। त्वचा तंत्र जिसे हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, मूत्रवह तंत्र, यूरिनरी सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त अन्य सभी तंत्र पुरुष तथा स्त्री में समान होते हैं। इन तंत्रों के अतिरिक्त मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स भी होती हैं, जिन्हें हम नेत्र, कर्ण, नासा, जिह्वा, त्वचा के नाम से जानते हैं। आइए अब जानते हैं अध्यावरणी तंत्र इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। सबसे पहले इसकी हम रचना देख लेते हैं। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा में बाह्य त्वचा एपिडर्मिस की एक बाहरी परत होती है जो उपकला ऊतक से बनी होती है। इसकी गहरी परत को चर्म अर्थात डर्मिस कहते हैं तथा इसमें रक्तवाहिकाएं, तंत्रिकाएं, रोमपुटक तथा स्वेद व वसा ग्रंथियां स्थित होती हैं। इस तंत्र में त्वचा, बाल, स्वेद, वसा ग्रंथियां तथा नाखून शामिल हैं। जैसा आप चित्र में भी देख सकते हैं कि ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का एक चित्र है जिसमें बाल है, स्वेद रंध्र, पेशी, तंत्रिका, स्वेद ग्रंथि, वसा ग्रंथि, रोमपुटक, वसीय ऊतक, ये सब आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। अब इसके कार्य के बारे में हम जानते हैं कि इसके कार्य अर्थात फंक्शंस क्या हैं। त्वचा शरीर की संपूर्ण बाहरी सतह को आवृत किए हुए है। शरीर को घातक पदार्थों तथा प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है। सूक्ष्म जीवों के प्रवेश में अवरोध का काम भी त्वचा ही करती है। स्वेद ग्रंथियों की सहायता से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होती है। यह एक ज्ञानेंद्रिय भी है जिसमें स्पर्श, तापमान, दाब तथा पीड़ा के ग्राही अर्थात रिसेप्टर्स होते हैं।
आइए अब जानते हैं कंकाल तंत्र के विषय में, अर्थात स्केलेटल सिस्टम। अस्थियों के ढांचे फ्रेमवर्क को कंकाल स्केलेटन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। अक्षीय कंकाल, जिसे हम एक्शियल स्केलेटन बोलते हैं, यह कपाल तथा मेरु सहित उरोअस्थि व पसलियों से युक्त है। उपांगीय कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटन, यह अंशीय कंधा, मेखला, ऊर्ध्व व अधः शाखाओं व श्रोणि से बना है। मेखला अर्थात पेक्टोरल गर्डल्स, जो आप ये लाल कलर का इसमें देख रहे हैं, ये आपका अपेंडिकुलर सिस्टम है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। और जो नीले रंग का आप चित्र में देख रहे हैं, ये आपका एक्शियल अर्थात अक्षीय कंकाल है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि मानव शरीर दो धुरों पे उस पे बना है, कि एक धुरी आपका धुरीय भाग है और एक उपांगीय भाग है। तो ये इसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि जो आपका अपेंडिकुलर लटका हुआ भाग है, वह आपका शोल्डर गर्डल या जिसे हम स्कैपुला है उसके साथ ये क्लेविकल के थ्रू स्कैपुला से अटैच है। और पेक्टोरल गर्डल्स, ये इसकी ऊर्ध्व व अधः शाखाएं और श्रोणी इसके अंदर आती हैं। और जो एक्शियल सिस्टम है आपका, इसके अंदर आपका स्कल है, आपकी रिब्स हैं, आपका जो वर्टिबल कॉलम है वो इसके अंदर आता है। अब जानते हैं अस्थि के बारे में, बोन्स के बारे में। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। अस्थि जैव पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर, जो कुल भार का 1/3 भाग होता है, तथा अजैव पदार्थ और इनऑर्गेनिक मैटर, जो कुल भार का 2/3 भाग होता है, उससे बनी होती हैं। आकार की दृष्टि से अस्थि 4 प्रकार की होती हैं। लंबी अस्थियां, जिन्हें हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं, छोटी अस्थियां शॉर्ट बोन्स, सपाट अस्थियां फ्लैट बोन्स, अनियमित अस्थियां इर्रेगुलर बोन्स। आप चित्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अस्थियों को शरीर में देख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं लंबी अस्थियों के बारे में। लंबी अस्थियां लॉन्ग बोन्स, ये प्रायः ऊर्ध्व व अधः शाखाओं में होती हैं। ये लीवर का समान कार्य करती हैं। ये लंबी और बीच में नालीदार होती हैं। इनके 2 विस्तारित छोर होते हैं जो चिकने तथा संधायक होते हैं। इनके उदाहरण है प्रगांडिका, जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, उर्विका, जिसे हम फीमर कहते हैं। छोटी अस्थियां शॉर्ट बोन्स, कंकाल में जहां दृढ़ता और अल्प गति की आवश्यकता होती है, वहां का भाग कई छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। पादकुर्च, जिसे मेटाटार्सल्स होते हैं, आदि में ये सुशिर अस्थि की बनी होती है। उदाहरण मणिबंधिका या गुल्फ अस्थियां, ये सारी छोटी छोटी अस्थियों से निर्मित होते हैं। सपाट चपटी अस्थियां, जिन्हें हम फ्लैट बोन्स बोलते हैं, जहां पर पेशियों के निबंधन अर्थात अटैचमेंट की अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, वहां पे अस्थियां चपटी होती हैं। उदाहरण के तौर पे कपाल अस्थि, क्रेनियम बोन्स, अंशफलक, स्कैपुला, श्रोणीय अस्थि, हिप बोन आदि। आप चित्र में देख सकते हैं कि क्रेनियल बोन्स हैं, ये सपाट चेहरे सपाट होता है। स्टर्नम है वो आपका सपाट है। रिब्स है ये सपाट होते हैं। हिप बोन्स हैं ये भी सपाट होते हैं। जहाँ पर पेशियों का अटैचमेंट होना है वहाँ की अस्थियाँ चपटी पाई जाती हैं। चौथा प्रकार है अनियमित अस्थियाँ इर्रेगुलर बोन्स। इन्हें इर्रेगुलर बोन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी आकृति विषम होती है, इस कारण इन्हें अनियमित या विषम अस्थि कहा जाता है। ये भी मुख्यतः सुशिर अस्थि की बनी होती हैं। इन्हें अनियत अस्थि भी कहा जाता है। इसका मुख्य उदाहरण है कशेरुक, वर्टिब्रा। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि वर्टिब्रा है, इसका कोई भी सिरा नियमित नहीं है, कहीं पे निकले हुए हैं, तो इसलिए हम इन्हें अनियमित अस्थियां कहते हैं। अस्थियों के कार्य: शरीर को आकार व बल प्रदान करती हैं, पेशीय क्रियाओं के लिए लीवर का कार्य करती हैं, कोमल अंगों की पूर्ण सुरक्षा करती हैं, मांसपेशियों, कंडरा, स्नायु आदि के उद्गम और निवेश द्वारा शरीर की प्रत्येक क्रिया का साधन बनती हैं। अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। आइए अब जानते हैं पेशी तंत्र अर्थात मस्कुलर सिस्टम के बारे में। हमारे शरीर में लगभग 500 पेशियां हैं। इन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है, ऐच्छिक या स्वतंत्र, जिन्हें हम वॉलेंट्री कहते हैं। जो पेशियां मनुष्य की इच्छानुसार कार्य करें उन्हें हम ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। इन पर श्वेत और काली धारी पाई जाती हैं। ये विशेष रूप से कंकाल में लगी रहती हैं। इसका उदाहरण है कंकाल पेशियां। क्योंकि इनमें श्वेत और काली धारी पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें रेखीय मांसपेशी भी कहा जाता है। दूसरी है अनैच्छिक या परतंत्र, इनवॉलेंट्री मसल्स। जो पेशियां मनुष्य की इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं उन्हें हम अनैच्छिक या परतंत्र मांसपेशी कहते हैं। इनमें धारियां नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें अरेखीय कहते हैं। इनमें तालबद्धता, रिदमसिटी होती है। यह पेशियां
प्राणी के भीतर अवयवों या कोष्ठ के भीतर रहती हैं। इसके उदाहरण हैं हृदय तथा आंतरिकी पेशियां। मांसपेशी के कार्य। यह शरीर के स्वरूप को दर्शाती हैं। शरीर में स्थित अस्थि, संधि, शिरा और स्नायुओं को ढकती हैं। शरीर की सभी क्रियाएं, आकुंचन, प्रसारण आदि सभी पेशियों पर ही निर्भर है। भीतरी अंगों की रक्षा करती हैं, जैसे उदर पेशियां शरीर के विभिन्न भीतरी अंगों की रक्षा करती हैं। रक्त संचार के कार्य में सहायक होती हैं। हृदय का स्पंदन आदि भी पेशियों द्वारा संपन्न होता है। आइए अब जानते हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले रचना देख लेते हैं। श्वसन कर्म से संबंध शरीर के भाग को श्वसन तंत्र कहते हैं। मुख्य श्वसनांग फेफड़े हैं और शेष सहायक अंग हैं। तो सहायक अंग में और क्या क्या आते हैं? नासिका, नोज, ग्रसनी, फेरिंक्स जिसे हम कहते हैं, कंठछद, एपिग्लोटिस, स्वर यंत्र लैरिंक्स, श्वास नली ट्रैकिया, दाईं और बाईं श्वसनी ब्रोंकस, श्वसनिकाएं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, परिकोष्ठ एट्रिया, कूपिका, एल्वियोलस। आइए इनके विषय में हम अब थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। नाक। वायु नाक से प्रवेश करती है। नाक में 2 नासिका प्रवेश होते हैं जिन्हें हम नेजल कैविटी कहते हैं। नाक के भीतर बाल श्वसन प्रक्रिया के दौरान ली गई वायु को साफ करते हैं। नाक का सिरा सूंघने में हमारी सहायता करता है। नाक के भीतरी भाग के सूजन को राइनाइटिस या आम भाषा में जुकाम या हम कोल्ड कहते हैं। ग्रसनी, फेरिंक्स, यह वायु तथा भोजन के लिए एक समान मार्ग है जो नाक व मुंह के पीछे स्थित है। कंठछद, एपिग्लोटिस, यह एक फ्लैप होता है जो पानी या भोजन को निगलने के पश्चात बंद हो जाता है। यह श्वास नली को ढके रहता है और इस प्रकार पानी व भोजन को फेफड़ों में जाने से बचाता है। कंठ, यह ध्वनि कक्ष है जो ग्रसनी व वायुनली ट्रैकिया के मध्य स्थित है, जहां वायु कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। श्वास नली या वायुनली ट्रैकिया यह एक 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी नली है जो गर्दन में कंठ के नीचे तथा वक्ष के भीतर विद्यमान होती है। यह 2 शाखाओं में विभाजित होती है जिन्हें दाईं तथा बाईं श्वसनी कहते हैं। यह वक्ष अर्थात थोरैक्स के मध्य होती है। श्वास नली ब्रोंकाई, ये 2 नालियां हैं अर्थात दाईं तथा बाईं श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी हाइलम के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा पेड़ की शाखाओं के समान फेफड़ों में तत्काल अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। श्वसनिकाएं ब्रोंक्यूल्स, यह प्रत्येक श्वसनी की लघुत्तम शाखाएं हैं। यह पुनः उपशाखाओं में विभाजित होती हैं जिन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शरी शाखाएं कहते हैं। परिकोष्ठ आर्टिया, यह टर्शरी श्वसनियों के अंतिम भाग को परिकोष्ठ कहते हैं। कूपिका, यह गुब्बारे के आकार का श्वसन संस्थान का अंतिम भाग होता है जो अंगूरों के गुच्छे के समान होता है। इस स्तर पर गैसों का अंतर्बदल अर्थात एक्सचेंज होता है, अर्थात कूपिका और इसके चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं के बीच तथा रक्त कोशिकाओं और शरीर की ऊतक कोशिकाओं के बीच होता है। गैसों का फैलाव या जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं फिजिक्स के नियम अनुसार अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है। फेफड़े श्वसन संस्थान के मुख्य स्पंजी अंग होते हैं। यह संख्या में 2 होते हैं तथा वक्षीय गुहा थोरासिक कैविटी में पाए जाते हैं। प्रत्येक फेफड़ा पार्श्वक प्लूरा नामक उपकला से आवृत होता है। इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है जो उन्हें घर्षण से बचाता है। श्वसन क्रिया। आइए अब जानते हैं कि श्वसन क्रिया कैसे होती है। वायुमंडल से श्वास लेने इंस्पिरेशन व श्वास छोड़ने एक्सपीरेशन की अनवरत क्रिया को श्वसन कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। अंतः श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन जिसे हम कह सकते हैं, यह कोशिकीय स्तर पर अर्थात सेलुलर लेवल पर होता है। इसमें रक्त तथा शरीर की धातुओं के बीच गैसों का विनिमय एक्सचेंज होता है। बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यह फेफड़ों में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्रिया होती है। इस तंत्र द्वारा रक्त का शोधन होता है। साधारणतः स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार तक श्वास लेता है। उच्च ज्वर, भारी व्यायाम के दौरान या कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में श्वसन की दर बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं पाचन तंत्र के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम। रचना। भोजन के पाचन, अवशोषण तथा चयापचय से संबंधित अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचक प्रणाली मुख से आरंभ होकर गुदा पर समाप्त होती है। इसके मुख्य अंग होते हैं मुख गुहा जिसमें दांत, जीभ और तालु आते हैं, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। आप चित्र में देख सकते हैं पाचक संस्थान के सहायक
और मुख्य अंगों को जो इसमें दिखाए गए हैं। अब जानते हैं पाचन तंत्र के सहायक अंग। लार ग्रंथियाँ, सेलाइवरी ग्लैंड्स, ये संख्या में 3 तथा मुख गुहा में होती हैं। इनका मुख्य कार्य लार उत्पन्न करना है जो कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक पाचन करता है। यकृत, लीवर जिसे हम कहते हैं, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त का उत्पादन इसका मुख्य कार्य है। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, पित्त को एकत्रित करना इसका मुख्य कार्य है। अग्नाशय, पैनक्रियास, अग्नाशय रस उत्पन्न करने के अतिरिक्त इंसुलिन निर्माण भी इसका कार्य है। पाचन संस्थान संपूर्ण शरीर के संचालन को निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। इसका कार्य भोजन को अंतर्ग्रहण करके उसका पाचन करना एवं अवशोषित करके रक्त में मिलाना तथा बिना पचे और व्यर्थ पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। पाचन प्रक्रिया। पाचन प्रणाली में 4 मुख्य क्रियाएं होती हैं। पाचन, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, निष्कासन, एक्सक्रीशन। आइए अब इन जो 4 क्रियाएं हैं इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पाचन, यह एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन बहुत ज़्यादा बारीक कणों में बंट जाता है तथा एंजाइम्स और पाचक रसों की क्रिया द्वारा उसका स्वरूप बदला जाता है, जिससे उसके घटक रक्त द्वारा अवशोषित हो सके तथा कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाए जा सके। भोजन की पाचन क्रिया की शुरुआत मुंह में चबाने से होती है। जो इसमें यांत्रिक प्रक्रिया होती है ये दांतों के द्वारा संपन्न होती है, और जो रासायनिक प्रक्रिया है वो एंजाइम्स और जूसेस जो विभिन्न प्रकार के निकलते हैं उनके द्वारा संपन्न होती है। अवशोषण, अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, क्लोराइड, आयन आदि यांत्रिक म्यूकोजा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। चयापचय, यह शरीर की कोशिकाओं के स्तर पर होता है जिसमें हम एनर्जी को बनाते, एटीपीज बनते हैं जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। यह सब कार्य चयापचय का होता है। निष्कासन, अनवशोषित अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में कहीं पे भी किसी प्रकार से शोषित नहीं हुए हैं वह छोटी आंत के माध्यम से बड़ी आंत में पहुंचते हैं, और बड़ी आंत में सबसे अधिक पानी का अवशोषण होता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में मलाशय में एकत्र होते रहते हैं और मल गुदा के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। आइए अब जानते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में। परिसंचरण का अर्थ है रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण। परिसंचरण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि संचरण करना, शरीर में घूमना, तो जहाँ जिस तंत्र के माध्यम से शरीर में रक्त का भ्रमण हो रहा है उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके तंत्र के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियाँ। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ये एक पूरा सर्कुलेशन है जिसमें रक्त शरीर, शुद्ध रक्त शरीर से बाहर जा रहा है और अशुद्ध रक्त जो है शरीर में आ रहा है। हृदय, यह लाल रंग का तिकोना, खोखला एवं मांसल होता है जो पेशियां ऊतकों से बना है। यह पंप की तरह कार्य करता है। यह समस्त शरीर में रक्त को भेजता है। हृदय में मुख्य रूप से 4 प्रकोष्ठ जिसे हम चैम्बर्स कहते हैं होते हैं। दायां अलिंद, राइट एट्रियम, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, बायां अलिंद, लेफ्ट आर्ट्रियम, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। रक्त वाहिनियाँ, सबसे पहले हम इनमें धमनियों की बात करते हैं जिन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं। यह हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करते हैं। शिराएं, वेन्स, यह शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाती हैं। धमनियाँ आमतौर पर शुद्ध रक्त को वहन करती हैं और शिराएं अशुद्ध रक्त को वहन करती हैं। परिसंचरण, सर्कुलेशन कैसे होता है? शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। हृदय पंपिंग क्रिया से इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित शिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फिर से फेफड़ों में भेजता है। इस प्रकार ये चक्र निरंतर चलता रहता है। हृदय प्रति मिनट 70 से 80 बार स्पंदन करता है। क्योंकि यह पूरी एक साइकिल रहती है इसलिए हम इसको चक्र बोल रहे हैं और परिसंचरण तंत्र कह रहे हैं। परिसंचरण तंत्र के कार्य: खाद्य पदार्थों, पोषक तत्वों, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड तथा हार्मोन्स का परिवहन परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही किया जाता है।
उत्सर्जी पदार्थों का विसर्जन इसका मेन कार्य है। शरीर के तापमान का नियमन, शरीर की रोगों से रक्षा करना, रक्त स्कंदन करना, समस्थैतिकता होम्योस्टैटिस बनाए रखना शरीर में, यह मुख्य कार्य परिसंचरण तंत्र का है। उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, शरीर द्वारा अपशिष्ट, विषाक्त तथा अवांछित पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को उत्सर्जन एक्सक्रीशन कहते हैं। त्वचा, फेफड़े, आंत, गुर्दे, यकृत आदि उत्सर्जी अंग हैं। अधिकतम उत्सर्जन गुर्दों द्वारा किया जाता है, अतः इसे मूत्र तंत्र यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। मूत्र तंत्र के मुख्य अंग हैं 2 गुर्दे किडनीज, 2 मूत्रवाहिकाएं यूरेटर्स, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा। आप चित्र के माध्यम में देख सकते हैं उत्सर्जन तंत्र, जिसमें 2 किडनीज हैं और इसके साथ आर्टरीज वेन्स हैं, नीचे यूरिनरी ब्लैडर है। सबसे पहले जानते हैं वृक्क के बारे में, किडनीज के बारे में। ये सेम बीन्स के बीज के आकार की संख्या में 2 होते हैं। यह उदर के पश्च भाग में पीछे की तरफ कशेरुकदंड वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर होते हैं। दाईं ओर का गुर्दा यकृत के कारण थोड़ा नीचे होता है। प्रत्येक वृक्क में असंख्य सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं, जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक अर्थात फंक्शनल यूनिट होती हैं। प्रत्येक गुर्दे के ऊपरी पोल पर अधिवृक्क नामक एक ग्रंथि होती है, जो आप चित्र में भी देख सकते हैं। अब वृक्काणु को हम देखते हैं, वृक्काणु की रचना कैसे है। प्रत्येक वृक्क में असंख्य सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई अर्थात फंक्शनल यूनिट होती है। आप चित्र के माध्यम से इसकी संरचना देख सकते हैं। ग्लोमेरुलस कैप्सूल है और ये नीचे आप पूरा बोमन संपुट और ये सब आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। गुर्दों के कार्य, चयनित निस्संदन द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना अर्थात सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा ये जो आपके अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालते हैं। पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन को शरीर में बनाए रखना, रक्त के पीएच को बनाए रखना, कैल्शियम स्तर को बनाए रखना, रेनिन एंजाइम का उत्पादन करना, एरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन करना, यह सब गुर्दों के कार्य हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं उत्सर्जी अंग और उनके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों पर। वृक्क से कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं? नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड। त्वचा से श्वेत ग्रंथियों द्वारा पानी, यूरिया एवं अन्य लवण। फुफ्फुस के द्वारा अपशिष्ट गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। आंतों के द्वारा इनकी परत कुछ लवणों का उत्सर्जन करती है जो मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। यकृत, नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया आदि। आइए अब जानते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों तथा वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं, नर्व्स को सम्मिलित करते हैं। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल इसकी रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, जो कि हमने पीछे नर्वस टिश्यू के में पढ़ा था। तंत्रिका कोशिका एवं इसकी अन्य सहायक कोशिकाएं मिलकर इस तंत्र के कार्यों का संपन्न करती हैं। मानव तंत्रिका तंत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स, मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स और गुच्छिका गैंग्लिया आते हैं। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके 2 भाग है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, दूसरा है परानुकंपित तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क, यह संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष है। इसके भाग होते हैं प्रमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। अनुमस्तिष्क, इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। पोन्स, यह श्वसन को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा, इसमें अनेक केंद्र होते हैं जो हृदय व धड़कन, रक्तचाप आदि का नियंत्रण करते हैं। मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। इसके 2 प्रमुख कार्य हैं। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती हैं। यह मस्तिष्क से आने जाने वाली उद्दीपनों का संवहन करती है। नर्वस सिस्टम के कार्य देख लेते हैं। विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण करना, समस्त मानसिक कार्यों का नियंत्रण करना,
शरीर को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में सहायता देना, विभिन्न ग्रंथियों एवं ऊतकों के कार्यों में समन्वय बनाकर शरीर के आंतरिक पर्यावरण का नियमन करना। आइए अब जानते हैं अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम के विषय में। अंतःस्रावी तंत्र छोटे अंगों ग्रंथियों की एक एकीकृत प्रणाली है जिनसे हार्मोन का स्राव होता है। ये ग्रंथियां नलिका रहित डक्टलेस होती हैं तथा हार्मोन को रक्त परिसंचरण में निर्गम करती हैं। मस्तिष्क ही अंतःस्रावी तंत्र का केंद्र है। अंतःस्रावी तंत्र शरीर के चय अपचय, वृद्धि विकास डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट, यौवन प्यूबर्टी, जनन, ऊतक क्रियाएं, मूड तथा अनेक अन्य परिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। शरीर में प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, दूसरी है अवटु ग्रंथि, थायराइड, तीसरी परावटु पैराथायराइड, चौथी है अधिवृक्क एड्रिनल, पांचवी है अग्नाशय पैनक्रियास, छठी है अंडाशय ओवरीज, सातवीं वृषण टेस्टिस। आप चित्र में प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां पुरुष और महिला के विषय में देख सकते हैं। वृषण पुरुषों में पाया जाता है, अंडाशय महिलाओं में पाया जाता है। आइए एक नज़र डालते हैं कि ग्रंथि कौन कौन सी ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि। इसके दो भाग रहते हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष, जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। इसमें से देख लेते हैं सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी में से कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो कि शरीर में वृद्धि के उत्तरदायी होता है, ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड से निकलने वाले हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH बोलते हैं, यह फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने में जो ओवरीज में रहते हैं उनकी मदद करता है। ACTH एसिटोकोर्टिकोथायरॉयड हार्मोन, उसको हम ये एड्रिनल ग्लैंड्स में मदद करता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन, ये दोनों फीमेल्स में कार्य करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH और ऑक्सीटोसिन निकलता है। ADH जो है यूरिन को बनाए रखने में मदद करता है, अधिक नहीं आने देता है। ऑक्सीटोसिन जो है गर्भाशय में संकुचन को हेल्प करता है। अवटु थायराइड ग्लैंड, इससे थायरोक्सिन निकलता है। परावटु पैराथायराइड जो कि पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है। अग्नाशय यह आपके आइलेट ऑफ लैंगरिन से इंसुलिन को सिक्रीट करता है जो कि ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। अंडाशय ओवरीज से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं। वृषण टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। अधिवृक्क यह दो भागों में हम इसको बांटते हैं, अंतःस्था और वल्कुट, जिसे हम एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन ग्लैंड एड्रिनल हार्मोन निकलता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। साथियों, डॉक्टर निधि गर्ग ने बताया कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी और जो उसके सेल्स हैं और टिश्यूज हैं, जो सिस्टम्स हैं, इनके माध्यम से पूरी बनी होती है और सारे सिस्टम्स के अलग अलग कार्य हैं। सबका अपना एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक सिस्टम का कार्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी का कम महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सारे सिस्टम्स आवश्यक हैं और सारे सिस्टम्स के जो फंक्शंस हैं वो उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने और दूसरे सिस्टम्स हैं। तो सभी सिस्टम्स को हम ठीक से समझें, जानें, क्योंकि यदि आपको हेल्थ वर्कर के रूप में काम करना है तो आपको सारे सिस्टम्स ठीक से समझने पड़ेंगे। आपको ह्यूमन बॉडी को ठीक से जानना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी की एक एक बारीक चीज़ को आपको समझना आवश्यक है। मेनली कौन सा सिस्टम कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, कौन से ऑर्गन सिस्टम में कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, उनकी सिचुएशन, उनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए और उनकी फंक्शनिंग भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो होने वाले जो विभिन्न रोग हैं वो कहीं ना कहीं उन अंगों से संबंधित रहते हैं और वही हमें पता नहीं होगा तो हम निश्चित रूप से किसी भी तरह से किसी रोग के लक्षणों को कैसे समझ पाएंगे, कैसे उसके बारे में हम ठीक से जानकारी दे पाएंगे। तो इस तरह से जैसा कि 10-11 सिस्टम्स ये हमारे हैं बॉडी में, और इसमें जो ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि सभी सिस्टम्स आप 2 सिस्टम को छोड़ करके, ये डॉक्टर निधि जी ने आपको समझाया,
एक हमारा बस्ता है इसमें ज्ञानेंद्रियाँ यानी सेंस ऑर्गन सिस्टम, और एक दूसरा कौन सा बस्ता है इसमें? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो है इसके बारे में जो जानकारी होगी हमारी वो हम आपको नेक्स्ट अपने कार्यक्रम में आपको बताएंगे। साथ में बॉडी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जिसको हम समझ सकते हैं, मानते भी हैं, प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, हर बॉडी में एक ये रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो निश्चित रूप से पाई जाती है। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।